हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, हम पिछली क्लासेस में इनसेट प्रणाली के बारे में, भारतीय स्पेस के बारे में, स्पेस रिसर्च के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इनसेट प्रणाली के तहत हमारे जो उपग्रह संचार उपग्रह हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। संचार उपग्रह का इनसेट प्रणाली का भारतीय सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान है उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे सैटेलाइट मिशन में या सैटेलाइट को लॉन्च करने में प्रयोग किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। क्या क्रायोजेनिक इंजन के बिना हमारा जो स्पेस मिशन है, इनसेट प्रणाली है, वो सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्रायोजेनिक इंजन की क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, इसकी क्या समस्याएं हैं, इन सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन किस संदर्भ में यूज किया जाता है, क्रायोजेनिक इंजन की हमें कहां आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन की हमें कहां आवश्यकता पड़ती है, इसकी जरूरत कहां पड़ती है। हम जब किसी भी सैटेलाइट को जब अंतरिक्ष में प्रस्थापित करते हैं तो उसे प्रस्थापित करने के लिए, अंतरिक्ष में उसे छोड़ने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें एक प्रक्षेपण वाहन की जरूरत पड़ती है। और इस प्रक्षेपण वाहन के लिए, जिसको कि हम जीएसएलवी बोलते हैं, जीएसएलवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जीएसएलवी के द्वारा जब हम किसी भी या स्पेशली इसरो के द्वारा डेवलप किए गए 2000 किलोग्राम से अधिक के जो सैटेलाइट उपग्रह हैं उसको जियो सिंक्रोनिक या कह सकते हैं हम उसको बहुस्थैतिक कक्षा में स्थापित करने के लिए हमें जीएसएलवी प्रक्षेपण यान की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी भी उपग्रह को, किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के उसे इस कक्षा में प्रस्थापित किया जाता है, जिस प्रकार से कि उसका पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण काल और पृथ्वी का परिक्रमण काल लगभग बराबर हो जाता है और उसे वो सैटेलाइट पूरे पृथ्वी के 24 घंटे के अनुसार ही पृथ्वी का एक पूरा परिक्रमण या उसका पूरा चक्कर लगा लेता है और पूरे पृथ्वी का जो वो है पूरे उसको कवर कर लेता है और पूरे क्षेत्र से सूचनाओं का, डाटा का जो है इकट्ठा करके उसको हमारे जो दूसरे जो कंट्रोल सिस्टम है उनके पास भेजता है। इस तकनीक के माध्यम से पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए हमें यदि 3 सैटेलाइट्स हम भूस्थैतिक कक्षा में प्रस्थापित कर देते हैं तो पूरे 3 सैटेलाइट से हमारी पूरी पृथ्वी पर संचार जो प्रणाली है वो स्थापित हो जाती है और हम 3 सैटेलाइट के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर संचार स्थापित कर सकते हैं। तो इसको सैटेलाइट को भूस्थैतिक कक्षा में प्रस्थापित करने के लिए हमें जिस जीएसएलवी की जरूरत पड़ती है, जिस प्रक्षेपण वाहन की जरूरत पड़ती है, उसमें हम 2 तरह का इंजन यूज कर सकते हैं। या तो उस ईंधन में जो है ठोस ईंधन प्रयोग किया जाए या उसमें द्रव इंजन प्रयोग किया जाए। यदि हम ठोस ईंधन प्रयोग करते हैं तो उस ईंधन की क्या समस्या आती है। ठोस ईंधन की जो समस्या है वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले उसको जो हैंडल करना है वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरी बात, उसको एक बार शुरुआत करने के बाद उसे कंट्रोल करना मुश्किल काम होता है। दूसरी उसकी जो लिमिटेशन है वो है कि ठोस ईंधन के द्वारा जो इंजन काम करता है उसकी जो शक्ति है, जो थ्रस्ट फोर्स है, जो प्रक्षेपक बल है वो बहुत कम होता है। इस प्रक्षेपक बल को बढ़ाने के लिए हमें इंजन की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है और हमें ठोस ईंधन की बजाय द्रव ईंधन, यदि लिक्विड प्रोपल्शन उसमें यूज किया जाए, द्रव प्रणोदक उसमें यूज किया जाए तो उससे हमारे जो इंजन है उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसका थ्रस्ट, उसका जो प्रक्षेपक बल है वो बढ़ जाता है और वो हमारे भूस्थैतिक उपग्रह को अपने भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। तो इसलिए ठोस ईंधन की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया गया। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या है, अति निम्न ताप पर, यानी कि क्रायोजेनिक्स का मतलब है कि ऐसे बहुत कम ताप पर, स्पेशली इसमें 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर, जो बहुत निम्न ताप पर कुछ गैसेस का, जिसमें स्पेशली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, उसको तरल करके, लिक्विफाइड करके उसको एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है
और जो इंजन ऐसे अति निम्न ताप पर भरे गए प्रणोदकों को सहजता से उपयोग कर लेने में सक्षम होता है, उसे हम बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। यानी कि क्रायोजेनिक इंजन ऐसे इंजन हैं जिनमें हम द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है और जो ऑक्सीजन है उसको हम एक ऑक्सीडाइजन के रूप में यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में उसको यूज करते हैं, जिससे कि वो ईंधन का काम करता है। तो क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन जो है बहुत हल्की गैस है और उसके द्वारा उसके दहन से उत्पन्न जो बल है वो अत्यधिक, जिसका जो अपशिष्ट फोर्स है वो बहुत अधिक होता है और इस अधिक बल के कारण जो जीएसएलवी है वो किसी भी सैटेलाइट को भूस्थितिज कक्षा में स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। इस परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन का क्या लाभ है, इसके लिए क्यों हम इतना बल देते हैं इंजनों के द्वारा या भारतीय स्पेस मिशन के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन पर इतना बल क्यों दिया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन के निश्चित रूप से कुछ लाभ हैं और वो लाभ विशेष रूप से कैसे हैं कि क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो ईंधन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा इसका लाभ है, इसके द्वारा जो हमें विशिष्ट बल मिलता है, जो एक थ्रस्ट फोर्स मिलती है वो बहुत अधिक होती है और इस अधिक थ्रस्ट फोर्स से हम किसी भी सैटेलाइट को आसानी से भूस्थितिज कक्षा में प्रस्थापित करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ये इसके कुछ लाभ हैं, इस लाभ के बाद इसकी समस्याएं क्या हैं। क्रायोजेनिक इंजन से कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण हम क्रायोजेनिक इंजन को जो है उतना आसानी से डेवलप नहीं कर पाते, उसकी तकनीक बहुत मुश्किल होती है। क्रायोजेनिक इंजन की जो समस्या है, सबसे पहले कि इसे निम्न ताप पर बनाए रखना, यानी कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिसको कि हम बहुत 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाकर के जिसको लिक्विफाइड करके यूज करते हैं, उसको इतने निम्न ताप पर, इतने लो टेम्परेचर पर उसको बनाए रखना और उसे प्राप्त करना दोनों ही बहुत मुश्किल काम होते हैं। जैसे कि जब इंजन काम करता है तो उस टाइम पर जब हाइड्रोजन का उसमें दहन होता है तो हाइड्रोजन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न से जो तापमान होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है और इस ऊष्मा दहन के दौरान और इससे पहले और उसके बाद में किसी भी ईंधन को या हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को इतने कम ताप पर बनाए रखना और प्राप्त करना अपने आप एक मुश्किल काम होता है और इसके लिए हमें इसकी जो इंजन होती है इसकी वाल्व्स को स्पेसिफिक तरीके से इसको डेवलप किया जाता है और इस वाल्व के उसकी दीवारों को डेवलप करने के बाद हम कुछ हद तक इसको जो है निम्न ताप पर बनाए रखने में और इसके साथ ईंधन का रूप में हाइड्रोजन का दहन करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ये जो तकनीक है, ये जो प्रक्रिया है, ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है, थोड़ी सी मुश्किल प्रक्रिया होती है और ये क्रायोजेनिक ईंधन की एक मेन समस्या हो जाती है। लेकिन इसके बाद अच्छा दूसरी कुछ इसकी एक समस्या ये होती है, क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उस ईंधन के दहन से बहुत से हमारे पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक प्रदूषक हैं उसका इसमें उत्पन्न होना इसकी एक समस्या बन जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक दूसरी टेक्निक यूज की जाती है कि हम क्रायोजेनिक इंजन में कुछ ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जाए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। वो पर्यावरण के लिए जो हानिकारक जो उसके कुछ जो तत्व उसमें से जो उत्सर्जित होते हैं उन हार्मफुल एलिमेंट्स को कम किया जाए और पर्यावरण के जो अनुकूल एलिमेंट्स हैं उसका जो प्रयोग है वो बढ़ाया जाए। इस तकनीक को हम कहते हैं सेमी क्रायोजेनिक, अर्ध क्रायोजेनिक। इसके बाद क्रायोजेनिक जो टेक्निक्स है वो सबसे पहले अमेरिका में यूज की गई थी और अमेरिका के बाद रूस ने क्रायोजेनिक टेक्निक को डेवलप किया था। भारत ने भी 1990 में रूस के साथ क्रायोजेनिक इंजन के लिए ट्रांसफर के लिए एक समझौता किया था। रूस ने प्रारंभ में अपने समझौते के अनुसार भारत को कुछ क्रायोजेनिक इंजन ट्रांसफर भी किए थे, उपलब्ध भी करवाए थे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद और अमेरिका के कुछ दबाव के कारण रूस ने इस टेक्नोलॉजी को या इसके ईंधन को भारत को ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। रूस ने स्पेशली जो तर्क दिया था वो कहा था कि भारत इस टेक्नोलॉजी का वो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको डेवलप करने में प्रयोग कर सकता है और ये टेक्निक का दुरुपयोग हो सकता है। तो एमटीसीआर मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन के अनुसार रूस ने इसका तर्क देते हुए भारत को ये जो है टेक्नोलॉजी या इसके इंजन ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। उसके बाद भारत ने स्पेशल 1994 से या 90s के बाद से कह सकते हैं कुछ क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट के तहत हमने क्रायोजेनिक इंजन का इसरो के द्वारा भारत में सब
देसी टेक्निक के तहत इंजन को डेवलप करने पर जो है कार्य किए जा रहे हैं और भारत क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने में एक सफलता हासिल कर चुका है। और आज भारत रूस, चाइना, अमेरिका, जापान और फ्रांस के बाद छठा ऐसा देश बन गया है जिसने अपने क्रायोजेनिक इंजन को स्वदेशी तकनीक के द्वारा डेवलप कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज ये था क्रायोजेनिक इंजन के बारे में और इसकी महत्ता के बारे में। अगली क्लास में हम जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडियन रिमोट सेंसिंग के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।